तो आपत्ति कोई घर पर ऐसी जब हुई तो फिर कैसे फेस किया आपने? आपत्ति हो पहले उन्हें मालूम तो पड़ेगी हो थी। तो आप बिल्कुल ये चोरी छुपे चल रहा था? चोरी छुपी चलता है यार, हर बंदा चोरी छुपी करता है, मतलब बीवी को बता के कौन करता है। नेट वगैरह की वजह से इतने ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गए, इतने मुखर हो गए लोग बाग ना सेक्स के लिए कि जो है वो उन्हें जैसे सब्जी भाजी खाते हैं ऐसी जो है वो एक सेक्स कर लेते हैं। आई एम ब्लेस्ड, आई एम हाँ टैलेंटेड नहीं, गिफ्टेड हूँ, मतलब गिफ्ट मिली है मुझे। अपने पुत्रों को प्रेम प्रसंग के बारे में आप अब क्या सीख देना चाहेंगे? अरे मेरे बच्चों का तो हो भी गया, उसके साले का 12th में पढ़ रहा था वो, उसका गर्लफ्रेंड थी बाकायदा। जिंदगी जो है मतलब वो बोलती भी है कि जिंदगी एक जैसी नहीं रहती, वो बदल जाती है। हमें लगता है कि अब आज हम हंस रहे हैं तो हमेशा हंसते रहेंगे, आज बीवी है तो हमेशा बीवी रहेगी, बच्चे हैं तो हमेशा बच्चे रहेंगे, लेकिन जिंदगी अलग अलग चीजें देती है, आपसे कई चीजें ले भी लेती है। नहीं बोझा हो गया था ना नकली बनते बनते, आप चाहे नकली तारीफ सुन रहे हैं, नकली तारीफ सुन रहे हैं, लगातार सुनते जा रहे हैं, तो आपके अंदर एक बोझा हो जाता है ना कि आप नकली तारीफ सुन रहे हैं। सिनेमा एक्टिंग से मेरा मन उब गया है, सिनेमा एक्टिंग से मैं जो है खाली पैसे देने के लिए है वो, सिनेमा एक्टिंग से मेरा मन उब गया है। दिल से में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक गीतकार को, एक संगीतकार को, एक लिरिसिस्ट को, एक लेखक को, एक अभिनेता को, एक उम्दा अभिनेता को। ये सब अलग अलग लोग नहीं, किसी एक ही की शक्ल में, जिनका नाम है पीयूष मिश्रा। आप सभी का इनको ढेर सारा प्यार मिला है, इनके करोड़ों फैंस हैं। तो प्लीज वेलकम सर। हाँ धन्यवाद सर। हाउ आर यू डूइंग सर? बस खैरियत, एकदम मजे में। मैंने आपके जितने इंटरव्यूज देखे हैं या हम सभी ने देखे हैं, तो एक कहीं ना कहीं एक टीस नजर आती है क्या? जब आप किसी से कुछ एक्सप्लेन करते हैं, कुछ बात करते हैं, और ये एक अजीब सी चिढ़ नजर, पहले तो ज्यादा हुआ करती थी, अब तो लगता है बहुत कम हो गई है, बट एक टीस नजर आती है कि जैसे कोई खलिश हो कि ये खलिश। हाँ, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो हमारी सोच ऐसी है या फिर खलिश नहीं है, मतलब यही है कि इसको मैं बहुत और रेपिटेटिव हो गया है ये सब चीजें, जो पीयूष मिश्रा कौन है, क्या करके आया, कैसा मेरा पुराना जीवन भी जो है इस तरह का रहा है, और वो सब नॉवल लिखने के बाद में तो बहुत हल्का हो गया। तो अब नॉवल लिखने के बाद में वो और क्या बोलूँगा, मैं हर चीज़ लिख चुका हूँ, उसमें हर चीज़ दर्ज कर चुका हूँ, तो इसलिए जो इसके बाद में इच्छा नहीं होती। तो बार बार फिर वही सवाल पूछते हैं लोग बाग, तो मुझे लगता है कि यार अब जो जवाब दे दो, अब क्या मतलब है, ऐसे ही कर देता हूँ। पुनर्जन्म में आपका विश्वास है? अरे घनघोर विश्वास। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों मतलब ऐसा है, मतलब मुझे लगता है कि जिस नोट पर हम छूटते हैं उसी नोट पर हम पैदा होते हैं। ऐसा मैं बचपन से 8th स्टैंडर्ड से आर्टिस्ट था, मतलब 8th स्टैंडर्ड में मैंने प्ले किया था, 8th स्टैंडर्ड में मैंने पहली पोट्री लिखी थी। तो बचपन से वल्फगांग मोजार्ट जो है, मतलब उसने जो है 6 साल की उम्र में 6 साल की उम्र में या ऐसी कुछ उसमें पहली सिम्फनी क्रिएट कर ली थी। और आप हमेशा ये कहते भी कई बार कि मतलब मैंने 8वीं में लिखा था, क्यों लिखा था, उसका क्या था, मेरे दिमाग में क्या था, आपको नहीं पता। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी सोल जर्नी या आपकी आत्मा की जो एक ट्रैवल है, हाँ ट्रैवल है, वो आपको हेल्प करती है। हाँ लिखा तो मतलब सर्कमस्टेंसेस थे, उसको देखकर लिख दिया था कि मेरी मदर जो है बहुत जुल्म सहन किया करती थी, तो उनको देखकर मैंने पहली पोट्री लिख दी थी। लेकिन वो उस वक्त कैसे लिखी गई जो है आज की तारीख में, अब लगता है कि मैंने वो पोट्री आज लिखी है। जब पढ़ता हूँ उसको तो मैं आज मैंने पूरी की उसको, तो मुझे लगता है कि वो पोट्री मैंने आज, इतनी वयस्क और इतनी मैच्योर पोट्री थी कि उस वक्त जो है लिखना संभव नहीं था। तो मुझे ऐसे लगा कि जो है कुछ चीज़ लेकर पैदा हुआ था, कुछ चीज़ें अंदर बड़ी तिलमिला रही थी, कुलबुला रही थी, और पैदा होने के साथ ही वो जो है व्यक्त होना शुरू हो गई, तो मैंने व्यक्त करना शुरू कर दिया। तो आपको लगता है यही आप पुनर्जन्म का जो आपका जो एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है वो इससे आता है? किससे आता है? ये कि मुझ में अगर ये 8वीं कक्षा में स्किल आ गया था, एक मानसिकता थी, एक मेंटेलिटी थी जो लेकर मैं पैदा हुआ था, विद्रोही था, मतलब पेरेंट्स की बात नहीं मानी, ये सब जो है चीज़ें बचपन से थिएटर, 8th स्टैंडर्ड थिएटर, और यही जो है वायलिन और म्यूजिकलिटी थी मेरे अंदर। फिर स्कल्पचर किया मैंने, पेंटिंग करी मैंने, ये सब करता रहा। तो ये बचपन में कहाँ से आ रहा था, मेरे फोर फादर कोई भी आपके आर्टिस्ट नहीं था, तो मैं करना शुरू कर दिया। तो फिर मुझे धीमे धीमे लगा कि यार ये तो कहीं और से आ रही है, मतलब और लोगों से नहीं होता है, मुझसे हो जाता है। तो कारण क्या है इसका? तो कारण यही हो सकता है कि जो आप पहले जर्नी करके आए वो कहीं बीच में छूट गई थी, उसके बाद में आपने जो है जीवन दिया उसको, पुनर्जीवित किया उसको, तो ऐसे ही हो रहा है।
क्या विपासना के दिनों में ये जो आपका भरोसा है इस बात पर और स्ट्रांग हो गया? हाँ जाहिर है और सॉन्ग हुआ उससे, मतलब जिंदगी इतनी नश्वर है, ये मालूम पड़ा कि जो है आपके शरीर जो है मतलब मुश्किल से 10-15-20 साल के बाद में आप मर जाएंगे, तो उतना अधिक जो है मोह पालने की जरूरत नहीं है। तो ये जो उससे और स्ट्रांग दृढ़ हुआ ये इस निश्चय कि जो है इतना अधिक जो है मतलब जिसमें शिथिल होना शुरू हो गया, मतलब अब मेरी जर्नी शुरू हो चुकी वो वाली कि जो है जिसमें आप जो है जिस्म को शिथिल होता देखते हैं, तो कमज़ोर पड़ना शुरू हो गया। वैसे रिएक्शन नहीं रहे, उतनी सप्पल बॉडी नहीं रही, उतनी रिएक्टिव बॉडी नहीं रही। तो अब जो है एहसास करना शुरू हो गया कि मृत्यु की तरफ जो है धीमे धीमे जा रहा हूँ मैं। हर बंदा जा रहा है, कोई किसी बंदे के पास तो 50 साल है, मेरे पास में शायद 20 साल है। ये फ़र्क है मेरे और लोगों में। तो वो बच्चा पैदा होता है तो उसमें जो है कोई बहुत ही क्रांतिकारी होता है बच्चा, जवानी में तो बहुत ही क्रांतिकारी होता है। तो उसको जो है मतलब कोई चिंता नहीं होती मृत्यु की, क्योंकि जो है आपके वो शब्द ही बहुत दूरातीत रहता है। लेकिन जैसे जैसे आप 60 के हो गए तो 60 के बाद में आपको एहसास होता है कि नहीं, बहुत कुछ पंगा है जो होने वाला है आपके साथ में, जो अभी तक नहीं हुआ है। तो उसके बाद आप रियलाइज़ करते हैं कि आप नहीं रहेंगे। और उस वक्त मेरे जैसा बंदा तो बहुत ही मुखर होकर बोल देता है जो कुछ भी बोलना है उसको, जो कुछ भी व्यक्त करना है उसको। जब 20-25 साल बचे हैं ज़िंदगी के, तो क्यों छुपाया जाए कोई चीज़, तो जो व्यक्त करना है कर दो। स्वामी विवेकानंद जो थे, उनसे आप काफ़ी इंस्पायर्ड हैं और उनकी कहीं ना कहीं उन्होंने अपना देह छोड़ दिया था एक 33 साल की उम्र में। तो कहीं आपको ऐसा लगता है कि मतलब ये मेरी फिलॉसफी है, मेरी पर्सनल है, कि कभी कभी जब अवेयरनेस बढ़ जाती है तो आपका ऑरा, आपकी सोसाइटी, आपका शरीर उस अवेयरनेस को संभाल नहीं पाता। उस जागृत जब आप होते हैं तो आपकी आत्मा और आपके शरीर का इम्बैलेंस बिगड़ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे अंदर जब से रियलाइजेशन हुआ है तब से मैं जो है मोर अवेयर ऑफ माई सेल्फ, और अवेयर हुआ हूँ कि जो है मतलब ये शरीर बचेगा नहीं कुछ दिनों बाद। तो आई एम मोर अवेयर देन टुवर्ड्स माय फैमिली। नहीं, पर अभी आपने कहा कि किसी की 50 होगी तो मेरी 20 है, आप इतने श्योर क्यों हैं? मतलब हो गया 60 के हो गया, अब इसके बाद में कितनी जर्नी होगी, 15 होगी, 20 होगी, 25 होगी मैक्सिमम। इसके बाद में हर बंदा अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता ना 80 साल की उम्र में काम कर रहे हैं वो। और मैं 80 साल की उम्र में काम नहीं करना चाह रहा एक्चुअली। आई वांट टू लिव वर्क। अभी आजकल वो स्थिति हो गई है कि आई डोंट वांट टू वर्क मनी मोर, आई वांट टू सिट क्वाइटली एंड अपना व्यवस्था करना चाहता हूँ। मेरे पास में पैसे हैं, मेरे पास में सम्मान है, मान है, जितना दिया ईश्वर ने उतना अहोभाग्य मानता हूँ मैं अपने आप को। तो जो है मेरे पास में अब मेरे ख्याल से और वो तो हवस है यार, और कर लें, और पैसा कमा लें, और मान सम्मान और यश पा लें, तो ये तो हवस है आदमी की, वो कभी खत्म नहीं होती। तो कभी खत्म करनी पड़ेगी आपको। वो एक टाइम होता है जबकि आप जो काम करना छोड़ देना चाहिए आपको, मुझे ऐसा लगता है। तो हिंदुस्तान में जो है आपके वो जो भेद बांटे गए हैं ना, वर्ग जो बांटे गए हैं, उसमें सन्यास का एक बाकायदा सन्यास आश्रम होता है, होना ही चाहिए, मुझे लगता है होना ही चाहिए। क्योंकि जब आपको मालूम है कि हर चीज़ छोड़ के जाना है, तो आप ये चीज़ें आपको कब तक मिलती रहेंगी? आप लगातार कामना करते रहोगे इनकी, रुपया, पैसा, लड़की, सेक्स और शराब और चरस और गांजा, और लगातार आप कहाँ तक भोगते रहेंगे इन चीज़ों? कहीं तो खत्म होगा ना ये, क्योंकि छोड़ना पड़ेगा इन सबको छोड़ने के बाद में आपको 4 कंधों पे जाना है, छोड़ना पड़ेगा कहीं आपको। तो उससे पहले जो आप अवेयर होकर छोड़ दीजिए ना। अवेयर होकर छोड़ के अपनी मर्जी से छोड़ रहे हैं, अपनी मर्जी से त्याग किया आपने, तो उसमें आप जो है अपने आप को पूरा महसूस करते हैं। दैट्स ऑल। आखिरी बार खिलखिला के कब हंसे थे? अरे ये तो याद नहीं है मुझे। आखिरी मोमेंट तो हो सकता है आज ही हो। अभी कुछ जोक्स क्रैक किए थे मैंने अपने रिहर्सल में, तो उससे खूब हंसा था। अच्छा। हंसना बड़ा अच्छा लगता है, मतलब वही जिंदगी है साली, और क्या। सूझे हुए मुंह के साथ में क्या बताओगे आप जिंदगी। टूट कर कब रोए थे आखिरी बार? टूट कर कब रोया था यार, बहुत पहले था मेरे ख्याल से, अभी तो नहीं रोया। काफी अरसा हो गया मुझे रोए हुए। तो वो जो मोमेंट था वो आपको याद है? वो अब तो याद नहीं, मेरे ख्याल से उस वक्त रोया करता था जब मैं शराब पिया करता था। तो वो जो है बहुत तकलीफ दे मोमेंट थे, टूटने वाले मोमेंट थे। मैं नहीं पीने चाहता था फिर भी पीता था, तो आदत पड़ गई थी। मतलब इट वॉज रोग, बीमारी थी, वो डिजीज थी। तो उस वक्त काफी रियलाइज करता था कि यार अब नहीं पीनी चाहिए, इसके बावजूद पी रहा हूँ और परेशान कर रहा हूँ लोगों को। तो उस वक्त जो है काफी रोया था। शराब आपके लिए गलत है या समाज के लिए? नहीं, हर उस बंदे के लिए गलत है जिसको अल्कोहलिज्म हो जाए। अल्कोहलिज्म नाम का रोग। शराब पीना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप आराम से पी रहे हैं, पी सकते हैं, सोशल बीइंग है, सोशल ड्रिंकर है, तो कोई एतराज नहीं है उसमें। 2-3 पैक पीने के बाद में आप आराम से खाना खा के जोक्स क्रैक करते हो, सो जाते हैं, तो कोई टेंशन नहीं। तो आपका ऐसा बिल्कुल नहीं था? नहीं, मैं हद पार कर गया था। मतलब या तो बोतल रहे या हम।
ऐसा ही कुछ था, मतलब आपके वो होश नहीं रहता था, तो उस वक्त जो है रियलाइजेशन था कि आपको होश नहीं रहता है, फिर भी आप पीते हो। आप क्यों पीते हो? तो आपको नहीं पीना चाहिए, लेकिन मैं पी रहा था क्योंकि मैं शिकार बन चुका था। तो दैट्स ऑल। आपने एक बार ये कहा था कि लोगों को पीकर नींद आ जाती थी, मुझे नहीं आती थी। हाँ, पीकर आप नींद जगे नहीं रहते आती थे थी। काफी। हाँ, मैं जगह रहता था, तो मतलब मेरा परेशानी आपसे में। एक सवाल है, जैसे जब नॉर्मल मैं सर्कल में बैठता हूँ, मैं खुद भी अगर मैं एक रात ज्यादा पी लूं तो मैं अगले दिन काम करने की स्थिति में नहीं रहता था, बट आपका काम हमेशा जोरदार रहा। काम होता रहा, तो हाँ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपका ज्यादा हो जाना 60-90 किसी दिन ज्यादा हो गया तो अगला दिन खराब हो गया, ऐसा नहीं हुआ कभी? थक जाया करता था ना मैं, लगातार पी के काम करके। सुबह उठना भी जरूरी था उस वक्त, थिएटर के ज़माने में 6 बजे जी। उठना है तो उठना ही उठना है। पीनी भी ज़रूरी है। तो आपको जब सुबह उठते हैं तो आपको होश, मतलब आपके सर टकराता रहता है आपका कि यार काम करने की स्थिति नहीं है। उसके बाद जाते हैं आप काम करने के लिए थिएटर में, जैसे कि पूरा पूरा क्रिएटिविटी लगानी पड़ती है, पूरा जोर लगाना पड़ता है, दिमागी तौर पर, इमोशनली, पूरा शारीरिक तौर पर बहुत जोर लगाना पड़ता है। तो ऐसा करीब 10-20 साल चलता रहा लगातार दिल्ली में। तो उससे जो है टूटन हुआ करती थी, उससे जो है फिर नींद नहीं आया करती थी रात को। तो टूटन हुआ करती थी, थकन हुआ करती थी बहुत ज़्यादा, और सहन करती थी उसको। काम तो करना है, शराबी पीनी है। गालिब साहब के लाइन है कि रंग लावेगी फाक मस्ती एक दिन। तो जब आप अल्कोहलिज्म के दौर से गुजर रहे थे तो आपके दिमाग में ऐसी फीलिंग थी कि रंग नहीं, लावेगी? ऐसा मेरे दिमाग में आशा ही नहीं थी। सारे होप टूट चुके थे उस वक्त। गंदा फेज होता है यार, वो गंदा फेज होता है। उसके बारे में सोचने, जिसने जो फेज में से गुजरा नहीं है, वो उस चीज के बारे में तस्वुर कर सकता है, उसके बारे में सोच सकता है। सोच नहीं सकता कि कैसा होगा। वो गंदा ये एडिक्शन का दौर बड़ा खराब होता है। एडिक्शन का बहुत, वो जो एडिक्ट होते हैं वही जब समझ पाते हैं कि हम किस, अब जब अब इच्छा नहीं हो रही है आपकी, फिर भी आपको कंज्यूम करना पड़ रहा है मटेरियल, तो आप क्या, मतलब आप परवश पाते हैं अपने आप को कि हम बंधे हुए हैं, हमारी इच्छा नहीं हो रही लेकिन फिर भी हमें करना पड़ेगा। इसका मतलब इससे अधिक गरीब आदमी क्या होगा बेचारा मानसिक तौर पर। तो उस वक्त तो मर जाने की इच्छा होती है। तो यही था। प्रिया मैम के अलावा आपने सबसे ज्यादा तकलीफ अपने अल्कोहलिज्म के दिनों में किसे दी है? उसी को दिए है। बाकी तो और बहुत सैकड़ों लोग हैं, मतलब सैकड़ों शिष्याएं तो बहुत सारी हैं, लड़कियां तो बहुत सारी हैं जिनको परेशान किया है मैंने पी के। और बहुत सारे लोग हैं जो सोशली जो है, मतलब जो दे गॉट हर्ट फ्रॉम मी, बाय मी। तो बहुत बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आज की तारीख में कोई नहीं। बिल्कुल आज की बंद है तारीख अब? नहीं, वही 2-3 पैक है अब जो है, मतलब कंट्रोल में है। तो आज की तारीख में, और जिन लोगों को परेशान किया था उनसे माफ़ी मांग लिए कि आई एम सॉरी यार, गलती हो गई। तो उन्हें रियलाइज़ भी किया है कि हाँ, बंदा खुद उठ के अपने सामने से माफ़ी मांग रहा है, तो उसका मतलब ये कि कुछ बात है। अधिकतर लोगों ने 95%, 97% लोगों ने माफ़ भी कर दिया है कि इतनी रियलाइजेशन आया तुम्हारे अंदर, अच्छी बात है। तो वही है प्रिया, क्योंकि अर्धांगिनी जो रहती है वो सबसे अधिक भुगतती है शराबी को, शराबी या चरसी या गंजेड़ची को सबसे अधिक वही भुगतती है, क्योंकि 24 घंटे साथ रहती है आप। तो वो जो है अधिक भुगती आज की तारीख में। आपकी शी इज क्वीन ऑफ माई हाउस, रानी है मेरे घर की। तो आज की तारीख में जो है जितने सुख देने की कोशिश करता हूँ, उसको कर सकता हूँ उतना मैं देने की तकरीबन 10 साल से विपश्यना चल कर रहे हैं ना आप? मैं 2010 में गया था, 2009 या 10 में गया था विपश्यना। तब से जो है बड़ा जमीन आसमान का फर्क आया शख्सियत में और बाकी हर चीज में, कार्यकलापों में। तो यही है। तो अब ये योग, ये विपश्यना अब जीवनचर्या का हिस्सा है हर रोज का? हाँ बिल्कुल है यार, अब तो बिना उसके रह नहीं सकते। अब अच्छा। तो बिना उसके जो है तकलीफ होती है, मतलब लगता है कुछ काम किया नहीं, आज अधूरा दिन बिताया, लगता है कि जो है कोई काम करने से चूक गए अगर नहीं करता तो। एक्सरसाइज करना जो है, योग करना, ध्यान करना, ये सब चीजें अब जिंदगी का इम्पोर्टेंट हिस्सा हो चुकी है। आई विश की जो बहुत पहले हो जाती तो मैं बहुत सारी चीजों से बच जाता, बहुत सारी चीजों से उबर जाता वक्त रहते, लेकिन वो नहीं हो पाया, बहुत लेट हुआ ये। चलो देर आए दुरुस्त आए, खराब नहीं है। जब आपको रियलाइज हुआ वो मोमेंट कि अब मुझे शराब मुझ पर हावी हो रही है, तो आपने सबसे पहला स्टेप जो लिया था वो विपश्यना ही था या फिर? नहीं, और भी ऐसे लोग थे जो मिल गए थे, उन्होंने बताया क्यों हो रही है। जिनमें से आई थिंक रवि जी भी हैं, उपाध्याय जी, रवि आपके चले बहुत गए अच्छे थे। दोस्त रवि रहे हैं। चले गए वो पहले, नहीं उस तब उससे संपर्क नहीं था उससे, क्योंकि वो ग्वालियर में था, मैं यहाँ पर नहीं, था। आपने ऐसा मेंशन किया कि विपश्यना से जो या योग से जो इंट्रोडक्शन उन्होंने ही कराया था। हाँ, वो बहुत पहले कराया था, वो आज से 20 साल का मैं था तब करवाया था। अच्छा। उसके बाद में फिर जो है अल्कोहल ने घेर लिया, तो उसके बाद फिर मैं बिल्कुल ही पागल हो गया। तो ऐसे बंदे मिले थे जिन्होंने कहा था कि ये तुम्हारे अंदर जो है कुछ ये आध्यात्मिक अव्यवस्था है एक्चुअली, उसको व्यवस्थात्मक कर लो तो हो जाएगा।
तो उन्होंने ये वो इस रोग से जूझ के आए थे, ऐसे एल्कोहलिक थे, उस रोग से जूझ के आए थे। उन्होंने बतलाया था कि हमने इस तरह से इससे निदान पाया कि अपनी गलतियां किसी को बता दो, लिस्ट बना के लिख के कि अपनी गलतियां किसी को बता दो तो उससे काफी रिलीफ मिलेगा। और उससे काफी रिलीफ मिला। लिख के जो है मतलब बड़ा मुश्किल पड़ा, हालांकि प्रोसेस प्रक्रिया बड़ा खराब थी, बहुत मुश्किल था, लेकिन अब ये कम मुश्किल और नहीं था। शराब पी के मरते जाना तो ये और अधिक खतरनाक था। तो मैंने लिखा, बाकायदा लिख के व्यक्त किया अपने आप को। बहुत ही गंदे फैक्ट थे अपने बारे में। आप अपने बारे में गंदे रियलाइजेशन करते हैं लेकिन बताते नहीं किसी को। बिल्कुल। दूसरे बंदे को बताना, ये पहली बात, लिखना ही बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात आप लिख लें तो बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद में किसी को व्यक्त कर देना, ये और भी बड़ी बात होती है। बिल्कुल। उसके बाद फिर जो है माफी मांगना, मतलब आप एहसास करें कि आपने यहाँ वो तकलीफ दी है, वहां जाकर माफी मांगने सबसे बड़ी बात होती है। तो करीब करीब सारे प्रोसेस गुजर चुका हूँ और मैं हर एक साल में जो है ये स्टेप लेते रहता हूँ। हर एक साल में इकट्ठे हो जाते हैं, फिर से इकट्ठे हो जाते हैं चीजें। एक साल में आपने अच्छा, फिर से आपको लगता है कि आपको डिटॉक्स की जरूरत है? डिटॉक्स की जरूरत है, वो पड़ती रहेगी जब तक जो विपश्यना बहुत नहीं बढ़ जाए। उतनी बड़ी नहीं है मेरी, तो तब तक जो है ये लगातार चलता रहेगा। तो इसी पर मेरे आपसे सवाल है कि जिस समाज में हम रहते हैं वहां पर लोग अपने बारे में अच्छी चीजें ही लोगों तक पहुंचाते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं आपके जो क्लोज, जो आपको जानते हैं, जो समझते हैं, उनको पता होता है कि आप क्या हैं। और आपकी मूवी का भी डायलॉग है रॉकस्टार का कि इमेज इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज इमेज। लेकिन रॉकस्टार का है, तो आपने इसका एकदम विपरीत किया है। आपने जो अपने किताब में उल्टी की है अपने बारे में, तो आपको कोई डर नहीं था कि भाई यार इससे तो मेरा कुछ काम खराब हो जाएगा? ज्यादा बड़ा डर ये था कि मैं पी के मर जाऊंगा। सबसे बड़ा डर था कि तो दो डरों में से एक चुना आपने? एक चुना, जो कम डर था। उससे लगा कि मुझे क्या मतलब, बदनाम हो जाऊंगा इससे, और क्या कहेंगे लोग मेरे बारे में, गंदी बात कहेंगे कि हाँ ये करके आया। लेकिन कहा किसी ने नहीं, मेरे ख्याल से इक्का दुक्का लोगों ने कभी कहा हो तो कहा हो, मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी ने ऐसा कहा। सबने इस बात को रियलाइज किया कि जो है ये सच बोल रहा है, तो ही शुड बी वेलकम। मुझे लगता है कि आप जिस फील्ड में हैं, रॉकस्टार मूवी की जो कहानी थी, कहीं ना कहीं वो आप पर बड़ी मैच होती है। जिस दिन आप बदनाम हुए, बेहद नाम हुआ। क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब मुझे मालूम नहीं, शायद ये वो है एक्सेप्शन है, रूल का हिस्सा नहीं है, एक्सेप्शन का हिस्सा है। जो कुछ मैंने किया, मुझे लगता है कि बहुत कम लोग करते हैं। अगर सब लोग कर ले तो जो सेन माइंड में है उनको भी इस थेरेपी की उतनी जरूरत है जितने की जो है शराबियों को है या चरसियों को है। अच्छा। सेन माइंड में जो है आपके, वो भी जो है बहुत कुछ करके आते हैं। शराब तो खाली एक शराब पी ली उससे आदमी पागल नहीं हो गया, खराब नहीं, गंदा नहीं हो गया। वो अवस्था है, ठीक है, आपने व्यवस्थात्मक कर लिया उसको। लेकिन वैसे ही लोग बिना शराब पिए बड़े बदमाश होते हैं, बड़े कुटिल होते हैं। तो अगर वो उसको रियलाइज कर जाए और अपने आप को व्यक्त कर दें लिख के, तो मेरे ख्याल से उनको भी उतना ही रिलीफ मिलेगा जितना कि मुझे मिला। मगर 40 साल के एक एक्सपीरियंस का जो आपका एक्टिंग में है, थिएटर से लेकर फिल्मों तक, और फिर रणबीर कपूर, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस में जमीन और आसमान का फर्क है। तो उस अनुभव में भी आप अगर उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो मतलब क्या आप उनको गॉड गिफ्टेड समझ रहे हैं? आपको लगता है कि टेक्निक समझता है लड़का, या क्योंकि थिएटर्स वगैरह तो उन्होंने बहुत ही गिफ्टेड ही है। ऐसे एक्टिंग गिफ्टेड ही होती है। एक्टिंग कभी जो है मतलब कल्टीवेट नहीं कर सकते आप। एक्टिंग इज ऑलवेज गिफ्टेड। सैकड़ों लोग हैं जो लगातार एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। 40 साल बाद एहसास होता है कि हम एक्टिंग नहीं कर पा रहे, तब उनको स्टेटमेंट से एक्टिंग स्कूल ना बंद हो जाए आपकी। हाँ, बंद हो जाने चाहिए। मेरे बंद क्या मतलब, उनकी रोजी रोटी चल रही है तो मैं कौन होता हूँ उनके पेट पे लात मारने वाला। लेकिन जो है यही है कि जो एक्टिंग के स्कूल्स वगैरह नहीं हो सकते। एक्टर ग्रो कर सकता है, एक्टर इतना अच्छा एक्टर हो सकता है, इतना अच्छा हो सकता है, उसके बाद इतना अच्छा हो सकता है। लेकिन जो एक्टिंग सिखाई नहीं जा सकती, ये बकवास है, सब बकवास है। ये सब मेथड एक्टिंग वगैरह सब साले चुतियाटिक बातें हैं, ढोंग हैं जबरदस्ती के। इससे कुछ फायदा नहीं होता। ये जबरदस्ती जो है मतलब मेथड एक्टिंग क्या मेथड एक्टिंग, साला एक्टिंग कर तो लो पहले, उसके बाद मेथड लगाना, तो ही है। खो जाता हूँ आपको देखता हूँ तो आप में ऐसा लगता है कोई समंदर है जिसको देख रहा हूँ। आत्मा बेची कभी पैसे के लिए? हाँ, एक बार बेची है ना। जब आया था 2003 में, तब जो है मतलब मुझे पैसे की जरूरत थी, सख्त जरूरत थी। और यहाँ पर एक नागार्जुन के साथ में, नागार्जुन और ये जो लड़की है आयशा तकिया, सूद अपना जो है सोनू सूद, और ये जो इसमें जो है जो कौन सी बाहुबली में जो हीरोइन है उसकी, तमन्ना भाटिया नहीं, दूसरी अच्छा वाली वो, हाँ,
उनके साथ एक पिक्चर मिली थी जबकि मैं तेलुगु समझ नहीं सकता था, पैसे चाहिए थे तो कर ली थी, आत्मा बेची थी, उसमें डायलॉग समझ नहीं पा रहा, क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं कर रहा। फिल्म पर कमेंट नहीं कर रहा कैसी थी फिल्म, तो मेरे पास अगर सेन माइंड में होता आज की तारीख में तो मैं मना कर देता, लेकिन उस वक्त आत्मा बेची मैंने। वो भी की, एक तमिल फिल्म की थी विक्रम के साथ में, वो भी बहुत मतलब खराब थी, अच्छी थी ये नहीं बोल रहा मैं, लेकिन आज की तारीख में मिलती तो मैं मना कर देता, क्योंकि मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा परफॉर्मेंस को। जब मैं दूसरे की भाषा में परफॉर्मेंस कर रहा हूँ और खुद डट के परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, आप एंजॉय नहीं कर पा रहे इमोशंस को, तो आप क्या खाक जो है एक्टिंग कर रहे हैं। दोनों में एक्टिंग खराब हुई, वो किया, ये कुछ ऐसी है मोमेंट्स है जब आत्मा बेची मैंने, ये मोमेंट्स हैं और क्या। शराब की वजह से आपने नुकसान आपको बहुत बताया, बहुत हुए हैं, मगर कभी ऐसा हुआ है कि शराब से फायदा हुआ? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। ऐसा शराब यार अच्छा हुआ दारू पी के ये बोल दिया इसको मैंने। नहीं, वो बाद में आप रियलाइज करते हैं कि आपसे गलती होगी। दारू पी के इंटॉक्सिकेशन में या सोजल्ड होने के बाद में, आपके शराब पीने के बाद में आप कभी सीन, ये केमिकल्स हैं और ये आपके नर्वस सिस्टम पे बुरा प्रभाव डालते हैं, आप मान लीजिए, है ना। और इससे कोई भी सीन बात नहीं निकलती, इससे कोई भी कोई किसी भी बेहोशी के आइए आदमी बेहोश हो जाता है, नर्वस सिस्टम पर सीधा प्रभाव डालते हैं, आपके ब्रेन सेल्स मरने लगते हैं, मर जाते हैं, और आपके दिमाग से, आपके मुंह से कभी भी सही बात नहीं निकल ही नहीं सकती। तो ये नशा पत्ता करना, ये थोड़े वक्त का मतलब, आपके जो एडिक्ट नहीं हुए हैं उनके लिए अच्छी बात है, उनके लिए करे तो मुझे, मैं बधाइयाँ देता हूँ उनको जो आज शराब पी रहे हैं और होश नहीं होते, तो 2-3 पैक पीने के बाद में आराम से खाना वाना खाते हैं और सो जाते हैं, और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ जाता है। मैंने देखा है उनका, मेरा नहीं बढ़ता था, मैं तो पागल हो जाया करता था। अच्छा, तो इसलिए जो है मुझे बड़ी शुभकामनाएं उनके लिए जो फैलते नहीं है, जो पागल नहीं होते। कैसी फीलिंग थी जब अमिताभ बच्चन सर के घर गए थे आप, पार्टी से आप ऑटो से वापस आए थे और बदतमीजी हो गई थी आपसे गलती से? तो वो अगला दिन जब आपको रियलाइज हुआ कि यार ऐसा कुछ हो गया है? शर्मिंदगी थी, अंदर शर्मिंदगी थी बहुत। व्यक्तिगत तौर पर कैसे हैं कैसे नहीं, इस पर कमेंट मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी व्यक्तिगत तौर पर कैसा हूँ कैसा नहीं, इस पर मुझे भी बड़ा खराब लगेगा अगर कोई कमेंट करे तो। एक्टर तो खैर है ही यार, वो सेंचुरी के गिने चुने एक्टर्स में से हैं, और इस उम्र तक एक्टिंग कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात। एंड देन ही इज ए वेरी, पूरा फैमिली उनकी बहुत बढ़िया होस्ट है, सब लोगों ने जो है, उनने, उनकी पत्नी ने, उनके बेटा बहू ने, सबने बड़ा सत्कार किया था हमारा। तो उस वक्त जो है मतलब फैला तो नहीं, मैं संभाल लिया मुझे लोगों ने, लेकिन होश उड़ गए थे, मतलब जुबान संभाला किसने था आपको? वही जो बंदे थे, उन लोगों को लगा कि जो है, नहीं कौन, मतलब आपको याद है कौन? हाँ, संभाला था, आखिर तक मेरे को होश था। अच्छा, तो उन लोगों ने बोला कि जो है आपके, तो आप पीयूष भाई करके बोले कि पीयूष भाई आप फैल गए थे, फैलने वाले थे, इसके पहले हमने आपको संभाल लिया, खाना वाना खिलाया, उसके बाद में वहां से निकला। कोई बदतमीजी नहीं की उनके साथ में, उनके घर में, लेकिन जो होश खोना ही अपना बदतमीजी थी। आप किसी घर जाते हैं, सत्कार लेते हैं, आदर सत्कार लेते हैं, उसके बाद फिर आप शराब पी के होश आपके गुम हो जाते हैं, तो ये मेजबान के प्रति बहुत दुर्व्यवहार है। तो किस शायर से सबसे ज्यादा रिलेट करते हैं? किसी से नहीं, सब बड़े पसंद है मुझे। शायर भी हैं, और ये हरिवंश राय जी, और ये जो कवि हैं निराला साहब, राम की शक्ति पूजा, और बहुत सारे पोएट्स हैं, बहुत सारे। तो मैं 1-2 लोगों के बारे में आपसे पूछता हूँ, आप मुझे उनके ख्यालात बताएं। जैसे आपको कैसे लगते हैं वो? जॉन एलिया पढ़ा है, उनको अच्छे लगते हैं मुझे, पढ़ा है। आजकल तो काफी पॉपुलर हो रहे हैं, बल्कि वो आजकल काफी पढ़े जा रहे हैं। उस वक्त नहीं पढ़े गए थे जब वो थे। हाँ, आजकल तो काफी पढ़े जा रहे हैं, ये नौजवान काफी पढ़ते हैं उनको। वसीम बरेलवी, अरे उनको तो, उनके साथ तो मैंने मंच शेयर किया है, बहुत ही बड़े प्यारे इंसान हैं, बड़े प्यारे बुजुर्ग हैं, और बड़े नरमी से जो है शायरी पढ़ते हैं, बहुत 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 सम्मानजनक व्यक्तित्व है वो। कुमार विश्वास, ठीक है। पॉज क्यों था ये? ऐसी ठीक है, अच्छे हैं। तो उनको ज़्यादा सुना नहीं मैंने, एक्चुअली उनको इंटरव्यू सुनता हूँ मैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उनको बहुत सुना नहीं मैंने। इंटरव्यू सुनता हूँ उनके ख्यालात जो है यहाँ वहाँ हर चीज़ पर जो है उनके इंटरव्यू सुनता हूँ, बोलते अच्छा है, इज़ वेरी गुड स्पीकर। वो खुद भी बोलते हैं कि मैं लिखता अच्छा नहीं हूँ जितना बिकता अच्छा हूँ, वो खुद भी बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा है, उन्हीं का वक्तव्य है कि मैं लिखता अच्छा। जैसे आप कहते हैं आई एम ब्लेस्ड नॉट टैलेंटेड। आई एम ब्लेस्ड, हाँ, टैलेंटेड नहीं, गिफ्टेड हूँ, मतलब
हाँ। गिफ्ट मिली है मुझे। हर बंदा जो टैलेंटेड है उसको गिफ्ट ही मिली है। वो गलतफहमी में है कि ये सब मैं कर रहा हूँ। उसको जो एम्प्लॉयमेंट दिया गया है कि जाओ धरती पर और ये करके आओ, वापस आ जाओ। तो हर बंदा यही कर रहा है, लेकिन वो अपने दम्भ के मारे, ईगो के मारे बोलता है कि मैंने किया है, ये मैंने किया है, मैंने किया है। मैं भी अब तक यही समझता रहा। अभी रियलाइजेशन हुआ है कि इतना कुछ जो मैं कर आया, तो ये सब जो मुझे ऑर्डर था करने का, इसलिए मैंने किया। बड़े रंगमंच में आपका इतना सा रोल था। इतना सा रोल था। आपने अक्सर ये कहा है कि जैसे आपका वो आपकी राइटिंग है कि एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। तो आपने कहा कि ये एब्स्ट्रैक्ट है, मुझे भी नहीं पता मैंने क्या लिखा था, ये आपने कहा है। तो एब्स्ट्रैक्ट को कई लोग कई तरीके से लेते हैं। कुछ मीम बनाने वाले उसको कुछ और तरीके से ले रहे हैं कि एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। आपने देखा अगर वो शायद देखा है मैंने। तो ऐसे लोगों की थिंकिंग को आप क्या समझते हैं? भाई मैंने नहीं बताया इसके पीछे मीनिंग क्या है, तो तुम क्या निकाल रहे हो? इम्प्रेस नहीं हुआ मैं उससे। बहुत ही घटिया और फजूल किस्म की जो मीम था वो। मतलब कि मीम वालों को बड़ी इस बात की सहूलियत दे दी गई है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो बदतमीजी है वो, साला बहुत ही डिस्टेस्टफुल था। तो वो अच्छा नहीं लगा मुझे मीम। बेवकूफ़ है, कई लोग हैं बेवकूफ़ है दुनिया में, उनको आप झेलते हैं, मतलब झेलते हैं। तो वो तो गाना वो झेलने वाले लोगों में से एक तरह का वो एक सेक्टर है, आप कह सकते हैं लोगों का। हाँ, मतलब उनको बर्दाश्त कर लेना चाहिए, उनको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, उनको बर्दाश्त करना चाहिए कि ठीक है तुम भी हो जैसे और लोग हैं जिंदगी में, वैसे तुम भी हो, तो तुमको बर्दाश्त करते हैं, दैट्स ऑल। आपको ये जब लोग आपको भगवान जैसा मानने लगे और आपको लगा कि अब मुझे इनको सच्चाई भी बतानी चाहिए, जो आपको जरूरत महसूस हुई अंदर कि मैं पूरी तरह बताऊं कि मैं कैसा हूं और फिर मेरे फैन बनना, आपकी ये सोच थी, तो ये जरूरत क्यों महसूस हुई आपको? इतना क्या जरूरी था? नहीं, बोझा हो गया था ना। नकली बनते बनते आप जो नकली तारीफ सुन रहे हैं, नकली तारीफ सुन रहे हैं, लगातार सुनते जा रहे हैं, तो आपके अंदर एक बोझा हो जाता है ना कि आप नकली तारीफ सुन रहे हैं। इस जिस चीज़ की आप लायक नहीं है, उस चीज़ के लिए आप तारीफ सुन रहे हैं। तो वो जो है मैंने बताया, और उसके बाद भी अगर तारीफ करते हैं लोग तो मुझे मोस्ट तो उसके बाद आपको लगता है कि आप लायक हैं? लायक वायक तो नहीं हूँ, मतलब मैंने काम किया अपना। अब नालायक और लायक को तो उस पर उन लोगों पर डिपेंड करता है कि जो मुझे क्या समझते हैं वो। दैट्स ऑल। काम कर दिया अपना यार, काम करके आराम से निकल गए, दैट्स ऑल। कभी भी हुई है जलन जिंदगी में किसी से भी? नहीं हुई ना। ये लोग जब बने थे, मेरे साथी बने थे यहाँ पर जो है, तब मैं भूख मर रहा था वहाँ पर। उस वक्त जलन हुई थी इन लोगों से। मनोज वाजपेयी से मेरा अजीज दोस्त था, आशीष विद्यार्थी अजीज दोस्त था। ये जो बने थे यहाँ पर, विशाल भारद्वाज, रेखा भारद्वाज, ये जो बन चुके थे, मैं बहुत लेट आया था। तो मुझे जलन हुई थी इनसे कि यार ये कैसे बन गए, और मैं अब भी जो है मतलब इनके बराबर काम करने के बावजूद इनके टक्कर का नहीं हो पा रहा हूँ मैं। और यहाँ आ गया लेकिन मैं फटेयाल था। तो जलन हुई थी। जलन तो होती है, हर बंदे में होती है। कोई एक चीज बताइए जो आपने दिल से की हो और दिमाग से नहीं, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी ऐसा लगता है कि ज्यादातर दिल से ही आपने चीजें की हैं, तो नहीं? हाँ, दिल से की है, दिमाग से क्या चीज की है, मतलब इसलिए। तो अब मैं उल्टा पूछता हूँ, कुछ ऐसा है जो आपने दिमाग से किया है और आपको लगता है कि ये बिल्कुल लॉजिकल और प्रैक्टिकल था इसलिए मैंने किया है? क्योंकि बिल्कुल विपरीत है आपकी जिंदगी। लोग जनरली एक या दो चीजें करते हैं दिल से, उसके बाद उन्हें लगता है कि यार ये मैंने इसमें लॉजिक नहीं ढूंढा। दिमाग से क्या किया है मैंने? दिमाग से कुछ नहीं किया है मैंने। दिमाग से कुछ नहीं किया है, दिल से किया है। इसीलिए पटके खाए, बहुत पटके खाए, इसलिए दिल से किया तो पटके खाए। आज रियलाइज होता है कि जो ऐसे ही किया यार, मतलब आज सुकून महसूस होता है कि हाँ चलो, लुके नहीं उस वक्त जिस वक्त जो है बहुत ड्रामेटिकली करने के आसार थे। उस वक्त जो है ये निर्णय लिया कि सब दिल से करेंगे, तो पटके भी खाए उसके। आज एहसास होता है कि अच्छी बात हुई। जय और जोश में से आपको क्या लगता है कि आपकी छवि किस में ज्यादा है? दोनों एक्टर्स हैं। दोनों ने एहसास कर लिया था भाई कि दोनों एक्टर्स हैं। बड़ा बढ़िया रीडिंग करते थे डायलॉग्स की, स्क्रिप्ट्स की, बहुत बढ़िया रीडिंग करते थे। लेकिन दोनों में से किसी ने जो है इस बात को नहीं माना कि हम एक्टर प्रोफेशनली बनना चाहते हैं। नहीं, बट आपकी छवि से सबसे ज्यादा क्लोज दोनों में से कोई जो आपको लगता है कि ये माँ का इसमें थोड़ा ज्यादा है? इसमें दोनों में माँ का दोनों में आया है। माँ का इंटेलिजेंस दोनों में आई है, लेकिन दोनों में जो है परफॉर्मिंग एटीट्यूड दोनों में है। दोनों में है। तो लेकिन प्रोफेशनली उन दोनों ने इनकार कर दिया कि हम वी डोंट वांट टू मेक इट अ प्रोफेशन बाबा। तो अपना चुनाव कर दिया, प्रोफेशन का चले गए। कितने बार प्यार हुआ है आपको? प्यार तो हर बंदे को होता है। रोमांटिक वाला? हाँ, रोमांटिक वाला ही जो जवानी थी यार, उस वक्त तो खूब हुआ करता था। मतलब मैं
जवानी थी तो उस वक्त प्यार भी था, बड़ा जबरदस्त था, खूब हसीन भी थे, दिखते भी अच्छे थे हम। उस वक्त बहुत बहुत खूबसूरत था मैं। अब ये कोई बड़ाई नहीं कर रहा अपनी, लेकिन बड़ा बड़ा बड़े सही कट्स थे मेरे। तो उस वक्त तो बहुत बहुत क्या कहते हैं उसको, जर्मन जॉ एंड जर्मन जो यूनानी नाक, हाँ 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 वो मेरे एनएसडी में जो है आपके एक आकलन होता है, मतलब चेहरे का, जी। उसके हिसाब से बोलते हैं कि जो है आपका जर्मन जो है और आपकी रोमन नोज है, तो वो सब चीजें हुआ करती थी। तो उस वक्त जवानी भी थी, बहुत टैलेंटेड थे, तो दिल फेंक भी थे, तो ये नहीं, फ्लर्ट फ्लिंग्स की बात नहीं कर नहीं रहा हूँ, नहीं इश्क कितने हुए? इश्क इश्क अरे ऐसे तो बहुत सारे हुए हैं यार। अब अच्छा। उनकी सबकी कहाँ पूछोगे, मतलब वो तो लंबा चौड़ा दौर था, होते रहे और बहुत लेट लेट तक होते रहे। वो शादी ने भी रोका नहीं उनको, वो लगातार लेट तक होते रहे। तो आपत्ति कोई घर पर ऐसी जब हुई तो फिर कैसे फेस किया आपने? आपत्ति हो, पहले उन्हें मालूम तो पड़ेगी हो थी। तो आप बिल्कुल ये चोरी छुपे चल रहा था? चोरी छुपी चलता है यार, हर बंदा चोरी छुपी करता है, मतलब बीवी को बता के कौन करता है। मगर ऐसी कोई चीज जिस पे आपको गर्व होगी ये जीवन में हुई मेरे, और मैंने इसमें कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दिया? आर्ट आर्ट मैंने काफी काफी कंट्रीब्यूट किया आर्ट को, क्रिएटिव आर्ट बहुत बहुत कंट्रीब्यूट किया। अच्छा। तो आप, मैं आज अपनी क्रिएटिविटी नहीं मानता, उसको मैं किसी और की क्रिएटिविटी मानता हूँ, लेकिन हाँ बहुत, हाँ बिल्कुल, बहुत, आपका कंट्रीब्यूशन ही मैंने इसलिए शब्द इस्तेमाल किया। यार बहुत क्रिएट किया, बहुत क्रिएट, बहुत कुछ दिया मैंने। संगिनी जी के बारे में कुछ जानना चाहता, कभी रोए हैं उनके लिए? हाँ हाँ, रोए थे। तो ये कितना कितना लंबा था ये पीरियड जब ये चल अरे रहा था? बहुत लंबा था यार ये तो। 1980 में शुरू हुआ था, हाँ। और बहुत लेट तक चला। फिर 1980 में शुरू हुआ था, 1990 में खत्म हुआ, फिर चली गई वो। उसके बाद फिर जो है 20-30 साल बाद मिलना हुआ उनसे, तो वो तो बड़ी ताज़ियात थी, बड़ी गहरी याद थी। 2018 की बात है ये जो आप कह रहे हैं कि फिर से मिली थी? हाँ, करीब करीब उसी वक्त की बात। तो ये इतने अरसे बाद जब आप उनको आपने वापस देखा, क्या चल रहा था मन के अंदर? क्या चल रहा था? मन के अंदर क्या चल रहा था, कैसी भावना कैसी थी आपकी? मतलब लगा था वैसी की वैसी होंगी, हसीन होंगी, खूबसूरत होंगी जैसी वो थी, मैं खिलखिलाती होंगी, लेकिन वो सब कुछ बदल चुका था। प्रकृति बहुत बड़ी चीज़ होती है, नेचर तो ऐसी अजीब सी चीज़ होती है ना कि आपको, मतलब आपकी सारे वो जो है विचार, सारा जो इमेज थी आपकी टूट गई उनको देख के, बहुत सीरियस हो गई थी, संगीन हो गई थी, और मानसिकता बदल चुकी थी। मतलब पहले तो खिलखिलाना उनका धर्म था, इतना हंसा करती थी कुछ कहने की हद नहीं, लेकिन उसके बाद हंसी 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 देख पाना उनकी जो है बहुत मुश्किल हो गया था। तो तकलीफ हुई देख के कि यार, मतलब प्रकृति क्या करती है, जिंदगी क्या करती है एक आदमी के साथ, इतने हंसते खिलखिलाते आदमी के साथ में कितना उलट देती है जिंदगी उसको। तो जिंदगी जो है, मतलब वो बोलती भी है कि जिंदगी एक जैसी नहीं रहती, वो बदल जाती है। हमें लगता है कि अब आज हम हंस रहे हैं तो हमेशा हंसते रहेंगे, आज बीवी है तो हमेशा बीवी रहेगी, बच्चे हैं तो हमेशा बच्चे रहेंगे, लेकिन जिंदगी अलग अलग चीज़ें देती है, आपसे कई चीज़ें ले भी लेती है। आज मेरे बच्चे हैं, आज बीवी है, मेरी गर्लफ्रेंड्स थी उस वक्त, लेकिन सब तितर बितर हो गया। आज 60 की उम्र में आने के बाद में हर चीज़ जो है नई हो गई है, नई चीज़ें मिली, पुरानी चीज़ें चली गई। तो जिंदगी ही बदलाव का नाम है, परिवर्तन का नाम है, उसको स्वीकार कर लो। अगर कि चेंज, अभी एमटीवी लैंग्वेज हमारे ज़माने में कहाँ थी? लड़कियां आज की तारीख में गाली देती हैं, हमारे ज़माने में कहाँ था? लड़की यहाँ तक कपड़े पहनती हैं, हमारे ज़माने में कहाँ था? टैबू था ये। लड़कियां सेक्स के बारे में सीधी बातें करती हैं, हमारे ज़माने में कहाँ था? सब हो गया, लेकिन सब हो गया हमारे रहते ही हुआ। मैं तो वो बंदा हूँ जिसने जो है हमारे यहाँ तो टेलीफोन का लगना भी 1978 में मेरे ख्याल से लगा था। तब बड़ा भयंकर यंत्र था वो, टेलीफोन लगना, टेलीविजन आना, फिर करते करते धीमे धीमे कंप्यूटर आना जिंदगी में, ये सब आना, चले जाना। अब आज की तारीख में अब जो डिवाइसेस हैं उनसे तो मैं वाकिफ भी नहीं हूँ क्या है क्या। मोबाइल भी मैं खाली फ़ोन करता हूँ और मैसेज करता हूँ, उसके अलावा कोई मुझसे पूछे कि इसको आप डिकोड कर दो तो मैं नहीं जानता उसके बारे में। तो सारे परिवर्तन हुए, लेकिन परिवर्तनों को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, सबको एक्सेप्ट कर लिया। तो इसलिए जो है सालता नहीं है कोई चीज़ की, जो है कोई बंदा इतना ये बंदा इतनी बेशर्मी कैसे हो सकती है, तो मुझे मालूम है कि ऐसे हो सकती है कि ज़िंदगी बदल रही है, और आज से जो 40 साल बाद और बदल जाएगी। हो सकता है कपड़े और छोटे हो जाए, हो सकता है कि बातें और बेसाख्ता हो जाए,
और बदतमीजी से बात करें, सेक्स के बारे में बात करना इतना टैबू नहीं रहे, ऐसा हो सकता है जो अभी हो गया इतना। तो जो है बहुत बड़ी बात नहीं है कि 40 साल बाद ऐसा भी हो जाए तो कुछ और नई चीज होगी तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उर्दू शायरी धीमे धीमे जा रही है, तो मैं क्यों अब आ गए ये नए सॉन्ग्स जो लिख रहे हैं, इसमें तो खूब सारे एमटीवी के लफ्ज आ गए हैं, अंग्रेजी के लफ्ज आ गए हैं, तो उनको एक्सेप्ट करो यार। कब तक आप कैफी आजमी, इतने बड़े ग्रेट शायर थे शकील बदायूनी, कैफी आजमी, शायर लुधियानवी, लेकिन आप कब तक रोते रहोगे उनके नाम को? प्योरिटी नहीं थी, प्योरिटी नहीं, क्यों रहे प्योरिटी? आप प्योर रहे क्या? आप भी इतने सारे परिवर्तन हुए, तो आप सबको एक्सेप्ट करो। लाइफ इज लाइक दैट, जिंदगी परिवर्तनशील है, परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा परिवर्तन। किसी इतने बड़े शायर से पहली बार सुन रहा हूं कि परिवर्तन अच्छा है ये वाला। अच्छा ही है, आप रोक नहीं सकते ना उसको, इसलिए अच्छा है। आप रोक नहीं सकते, अनिवार्य नहीं है वो। आपके रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, होता रहेगा। अपने पुत्रों को प्रेम प्रसंग के बारे में आप अब क्या सीख देना चाहेंगे? अरे मेरे बच्चों का तो हो भी गया, उसके साले का 12th में पढ़ रहा था वो, उसका गर्लफ्रेंड थी बाकायदा। अच्छा। हाँ, और हम तो समझ नहीं पाते कि इतनी सी उम्र में इनमें गर्लफ्रेंड थी। उसके बाद में वो दिल्ली गया पढ़ने के लिए, 12th में पढ़ रहा, फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हो, 12th में बाकायदा दोनों मिले और बाकायदा दोनों ने ये तय किया कि यार अब हो नहीं सकता है, एडजस्टमेंट किया बाकायदा कि इट्स नॉट पॉसिबल, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर, पता नहीं क्या कारण था, लेकिन इतनी कम उम्र में दोनों ने ये सोच लिया कि यार अब चल नहीं पाएगा। 1 साल चला साला, 1 साल में दोनों ने एहसास किया कि चल नहीं पाएगा, तो म्यूचुअली एग्री करके हम जो अलग अलग होते हैं। 12th स्टैंडर्ड में म्यूचुअली एग्री करके अलग अलग हो गए। तो मतलब आपको हैरानी होती है? अरे हमको तो हैरानी होती है यार, हमको तो जैसे हम लोगों को होती है कि 8वीं में आप कविता लिख के बैठे थे। नहीं, हमारा तो इश्क हुआ करता था, बहुत तगड़ा इश्क हुआ करता था। लड़की का हाथ पकड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी उस वक्त हमारे टाइम में। लड़की का हाथ पकड़ना, पहले तो मौका नहीं मिलते थे, छोटे शहर में कहाँ मौके मिलेंगे, टेम्पो में बैठे हुए, ऑटो में पकड़ लिया। लड़की का हाथ पकड़ना बहुत बड़ी बात थी, खाली देख के जो सुकून मिलता था। उसके बाद आप कह रहे बहुत बड़ी बात थी, और 10th क्लास में आपका पहला किस था? वो तो मैं स्कूल में था ना, तो इसलिए तो बोल रहा हूँ ना, इसलिए चकित कर देने वाला। आप टैबू की बात कर रहे हैं, आपसे 8 साल बड़ी थी वो। हाँ 8 भी नहीं, ज्यादा शायद, आई थिंक 10-11 साल बड़ी थी ना। इसीलिए वो चकित कर देने वाला था ना कि पहला चुम्बन क्या होता है, पहला किस क्या होता है। ये बड़ा झंकृत कर गया था दिमाग को कि यार अच्छा किस इसका नाम होता है, चुम्बन इसका नाम होता है। ये सब चीजें जो है आपके मतलब बड़ा झंकृत कर गई थी कि ऐसे कैसे हो गया, कैसे हो, कितना सुखप्रद होता है ये पहला किस। उसके बाद में फिर नहीं हुआ, फिर एनएसडी में जाने के बाद में हुआ। तो ये सब चीजें जो है उस वक्त इतनी फ्रीक्वेंट नहीं थी। आज की तारीख में तो नेट वगैरह की वजह से इतने ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गए, इतने मुखर हो गए लोग बाग ना सेक्स के लिए कि जो है वो ना जैसे सब्जी भाजी खाते हैं, ऐसी जो है वो एक सेक्स कर लेते हैं। और कोई चीज छुपी नहीं है। 15 साल की उम्र में आदमी, बच्चा जो है मतलब पूरा नारी के अवयव से और मर्द के अवयव से, शारीरिक अंगों से परिचित होता है, पूरी तरह से परिचित होता है। तो उनके लिए कुछ टैबू ही नहीं है आज की तरह। प्रेम क्या है आपके लिए? प्रेम क्या है? प्रेम क्या है आपके लिए यार? मूलतः सेक्सुअल अट्रैक्शन ही है मेरे लिए, मूलतः। फिर वो असली रियलाइजेशन तब होता है जब आप 50-60 पार कर जाते हैं। तब आपका प्रेम उस लड़की से होता है जो आपके संग बूढ़ा रहने के लिए तैयार हो, वो प्रेम होता है। जब सेक्स मर जाता है तो उसके बाद में वो व्यक्ति जो आपके संग बूढ़ा होने के लिए तैयार हो, वो प्रेम होता है एक्चुअली। जब कोई अट्रैक्शन रहता नहीं, सेक्स से जब आप ऊपर उठ जाते हैं उसके सेक्स बाद से उठना पड़ता है आपको, आपका शरीर काम नहीं करता। इसीलिए जो है अमूर्त की जो है निराकार की साधना बोलते हैं, थोड़ा प्रेम है। और निराकार की साधना है, ईश्वर कहीं है या नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन इसीलिए जो है वो एक चीज है यार, मतलब निराकार की साधना बहुत बड़ी चीज होती है। इसलिए राधा जो है मतलब बहुत राधा और मीरा दोनों जो है बड़ी सम्मानित चीजें हैं। मतलब मीरा का तो बिल्कुल कोई मतलब एक छवि थी उनके दिमाग में कि कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। राधा को भी छोड़ आए थे वो, तो उनका, लेकिन आज की तारीख में आपके कृष्ण और सत्यभामा की कृष्ण और रुक्मणी की जो है फोटोग्राफ नहीं मिलेंगे आपको, कृष्ण और राधा की मिलेंगे। राधा जो कि मैरिड थी, राधा जो कि मैरिड। तो प्रेम और भक्ति में क्या फर्क है फिर? एक हद पर जाने के बाद में कोई फर्क नहीं। भक्ति योग, प्रेम योग,
विवेकानंद की 2 किताबें हैं, भक्ति भगत सिंह का देश से प्रेम था या देश के प्रति भक्ति? दोनों ही थे। वही बोल रहा हूँ ना, एक खत पर जाने के बाद में दोनों में कोई फर्क करना बड़ा मुश्किल। तो दोनों का एक ही चीज है, दोनों का नाम एक ही चीज है। प्रेम ही भक्ति है आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से, मतलब मैं उस लेवल पर पहुंचा नहीं हूं, लेकिन मेरे ख्याल से आइडियली स्पीकिंग हुई होनी चाहिए। अच्छा, कौन से मतलब स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, इन सब चीज़ों का आपकी ज़िंदगी में क्या महत्व है? और अभी आपको क्या लगता है कि भगवान है तो किस रूप में है आपके जहन में? और भगवान है मतलब एक हायर पावर है यार, मतलब कुछ तो होता है, कुछ तो होता है। भगवान वगैरह तो मैं मानता नहीं, नहीं। आपके जहन में उनका रूप क्या है? रूप कुछ नहीं है, निराकार है, निराकार है, कोई रूप नहीं। मतलब मैंने देखा है कि मैंने कई एक काम किए हैं जिंदगी में जो मैं करना नहीं चाहता था, हो गए। और मैंने कहा कि ये करूंगा, वो नहीं हुए। वो बड़ा बिल्कुल तय था कि ये तो हो ही जाएंगे, तो हो ही जाएंगे, तो हो ही जाएंगे, नहीं हुए। और जो काम नहीं, मैं इम्पॉसिबल सोचता था, वो अपने आप हो गए। कैसे हो गया? मैं 40 साल की उम्र में यहाँ पर आया बॉम्बे में, 40, और विद वाइफ, विद माँ एंड विद छोटा बेटा मेरा, बड़ा बेटा जो अब है, उनके साथ में मैं तो टूट गया था। मैं इनको संभालूंगा, अपना काम करूंगा, लेकिन बन गया। आज तारीख में थोड़ा बहुत पहचानते हैं आप लोग, तो ये सब हो गया। कैसे हो गया? मतलब ये पीछे किए गए कर्म थे, कर्म से जो है ताकत मिली। वो है ना, एक बार किया गया कर्म बिना अपना फल दिए नष्ट नहीं होता, ये तय बात है। अगर आप जम के कर्म करोगे तो वो कभी नष्ट नहीं होगा, वो आगे आने वाले कल में आपको जरूर आपकी हेल्प करेगा। तो ये तो है। आपने कुछ समय पहले कहा था कि अभी सेक्स से ऊपर जब आपने कहा कि प्रेम है, तो इस सोसाइटी में, इस जीवन में जहां हम जी रहे हैं, तो मोनोगैमी और पॉलीगैमी, ये 2 शब्द हैं। इनका आपके लिए क्या मतलब है? नहीं, आदमी और क्या बेसिकली पॉलीगैमस होता है, आदमी भी औरत भी। बेसिकली जो अगर मुंह मारने के लिए सारी सुविधाएं दी जाए तो हर बंदा और हर औरत जो है मुंह मारेगा। एक आत्म जो है मोनोगैमस तो कोई नहीं रहता। मोनोगैमी नहीं होती, कोई नहीं होता मोनोगैमी कहीं। वो जो है, अगर पकड़े जाने का डर ना हो तो स्वयं भगवान भी गलती करने से ना चूके। अगर पकड़े जाने का डर ना हो, ऐसा एक दूधा करके कहानी है विजय दांतिता की, उन्होंने लिखा था कि अगर पकड़े जाने का डर ना हो तो खुद भगवान भी गलती करने से ना चूके, लुढ़कने से ना चूके। तो बेसिकली मोनोगैमस कोई नहीं होता। सोसाइटी में रहते हुए आप पॉलीगैमस ही रहते हैं, मर्द हो या औरत हो। सोशल नॉर्म्स हमको जकड़ते हैं कि यार ऐसा करना, शादी की बात ऐसा करना गलत है। तो जो एक व्यक्ति जो होता है प्यार में, अगर वो दूसरे को बेवफा कहे तो उसका क्या मतलब हुआ फिर? तो वो बेवकूफ है। अच्छा, क्या साले कहने वाला बेवकूफ। और क्या बेवफा क्या होता है? कुछ नहीं होता बेवफा। ना, सोशल नॉर्म्स है, बांध देते हैं हम लोगों को, तो हम बन जाते हैं, मतलब और क्या। तो ये सोशल नॉर्म सही है हमारे समाज के हिसाब भाई से? आप हमारे समाज की क्या मतलब, हर समाज के हिसाब से ही नहीं। आपको वरना जंगल राज हो जाएगा, कुत्ते बिल्ली का राज हो जाएगा, तो आप कहीं ना कहीं तो अपने आप को बांधेंगे ना। तो इसलिए जो है बहुत जरूरी है ये सब, सेंसर बहुत जरूरी है। भले उसमें कितने भी दोष हों, भले ही कितनी बदतमीजियां हों उसमें, आड़े टेढ़े बंदे आ गए हों, लेकिन सेंसर बहुत जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं तो रोकथाम लगेगी ना, वरना जंगल राज हो जाएगा। और इतनी सेंसिबिलिटी है नहीं हमारे नागरिकों में कि जो है जंगल राज का सामना करें। हमें बनाने दो, हम बनाने बहुत ही गंदी पिक्चर बनाएंगे। लोग बाग सेंसर बोर्ड के होते हुए इतनी वाहियात लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं आज की तारीख में। तो जब नहीं होगा तो नहीं होगा तो हाँ, रोक टोक नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? क्या करेंगे? ओशो और रजनीश, इनके बारे में आपका क्या विचार है? अच्छा चिंतक था, बढ़िया चिंतक थे ओशो, बढ़िया चिंतक थे। अध्यात्म से जब अपन रिलेट करते हैं तो आपको क्या लगता है कि वो उनकी दिशा सही लगती है आपको? हाँ हाँ, मतलब ही वाज नॉट भगवान। हाँ चिंतक बढ़िया थे, चिंतक बढ़िया थे। हाँ। ओशो बड़े चिंतक थे। इनके एस.एन. गोयनका जो है, जो विपश्यना लाए थे बर्मा से, वो बहुत बड़े चिंतक थे। एक श्री एम रहे हैं केरला के, वो बहुत बड़े चिंतक थे सब। इनको जबरदस्ती जो भगवान का नाम दे दिया गया, नोबडी इज भगवान, नो भगवान तो देखा ही नहीं किसी ने, तो ताकत का नाम है, एनर्जी का नाम है। ये सब बहुत बड़े चिंतक थे। बचपन जो आपका गुजरा, उसका जो जैसे आपके पिता से आपकी नहीं बनती थी, आपकी माता कहीं ना कहीं सप्रेस थी, आपकी बुआ जी जो थी वो डोमिनेंट थी, ये आपने कई बार रिपीट किया है, कई बार बोला है। लेकिन क्या इसका असर कहीं ना कहीं आपको ट्रॉमा की तरफ ले गया, आपके अंदर रह गया, या वो कहीं ना कहीं? हाँ था ना, ट्रॉमा था। इसी की वजह से ड्रिंक आई थी मेरी जिंदगी में। ट्रॉमा की वजह से यहाँ कोई ना कोई अभाव रह जाता है आपके अंदर, तभी कहीं जाकर जो ड्रिंक नशे पत्ते आप करते हैं, जब आपके अंदर कुछ अभाव रह जाता है। इसीलिए मैं बाहर भी गया प्यार के लिए, घर में नहीं मिला मुझे प्यार, इसीलिए बाहर घूमा रहे मैंने।
तो ये सब होता है। तो ये ट्रॉमा जो है आज भी कहीं ना कहीं बाकी है? आज तो नहीं है, आज तो अगर होता तो मेरे बच्चों को मैंने कोशिश करी कि मैं वो चीज़ नहीं दूं उनको, जो करना चाहते हैं वो करें। कोई टेंशन नहीं है। आज तो बहुत बहुत सुकून की जिंदगी है यार। आज तो इतना कंफर्टेबल जिंदगी जी रहा हूँ। ड्रिंक करते हुए मुझे 1-2 पैक पीता हूँ तो मुझे कोई एतराज नहीं होता पीते हुए। और मैं तो जैसे पहले होता था कि एक पैक पीने के बाद फिर आपको और पीने की इच्छा होती थी, अब नहीं होता नहीं, ऐसा? अब नहीं होता, अब नहीं होता। अच्छा। अब कंफर्टेबल हूँ, बच्चों के साथ ही पीता हूँ मैं। और आजकल तो बहुत अच्छी जिंदगी है यार। आजकल तो बड़ा प्यारा इंसान हूँ। आजकल तो मुझे लोग बड़े आराम से एक्सेप्ट करते हैं और बढ़िया है। आजकल कुछ ख्वाहिशें भी नहीं रह गई। सिनेमा एक्टिंग से मेरा मन उब गया है। सिनेमा एक्टिंग से मैं जो है खाली पैसे देने के लिए है वो। सिनेमा एक्टिंग से मेरा मन उब गया है। डायरेक्शन कब करने वाले हैं? अब नहीं यार, आलस से आ गया। अब मेरी इच्छा है एक फिल्म डायरेक्ट करने की, लेकिन अब आलस से आ गया। तो स्क्रिप्ट नहीं लिखी जा रही। तो ऐसी मतलब अब बहुत कंफर्टेबल जोन में चला गया मैं। तो वही है। क्या लगता है कभी दिमाग पलटेगा आपका? मुझे लगता नहीं अब दिमाग पलटेगा। ऐसे कभी लोग बाग जोर दें कि जो आप कर लो पीयूष भाई, वैसे पीयूष भाई कहने वाले लोग बहुत हैं। इस इंटरव्यू को जो करोड़ों लोग देखने वाले हैं, उनकी तरफ से मैं आज ही कहता हूँ, प्लीज कीजिए ये जरूर। देखते हैं यार, देखते हैं। ऐसी कोई जिद भी नहीं है मेरी कि जो है नहीं करूंगा मैं। हाँ, जिद भी नहीं है। करना हो तो कर लूंगा। ठीक है, बढ़िया बात है। स्क्रिप्ट लिखते समय हम जिसे कहते हैं इंग्लिश में जोन आउट हो जाता हूं मैं। तो जब आप जोन आउट होते हैं, क्या आप अपने आप को भी उसी इमेज में पाते हैं? कहीं आप आपके कल्पना में क्या आप भी वहीं खड़े होते हैं? चीज है यार, टेक्निकल चीज है। स्क्रिप्ट लिखना कोई जो है मतलब इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। अच्छा। टेक्निकल चीज है। टेक्निकली आप लिखते हैं, आप इतना किसी भी आर्ट वर्क में आप खो नहीं जाते। ये सब बकवास बातें होती हैं। अच्छा। आप अपना चेक लेते हैं, आप अपने घर को याद करते हैं और निकल लेते हैं। तो ये सब बकवास बातें होती हैं कि हम इतने खो गए थे अपने कैरेक्टर में कि हम भूल गए कि क्या है क्या नहीं। सब बकवास, सब टेक्निकल बातें होती हैं। आप चेक लेते हैं, अपना घर आते हैं, रात को सोते हैं ड्रिंक करके, और बस कोई टेंशन नहीं। बस मैं इसको यहीं विराम देता हूँ। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मैं भी हल्का हो गया।